हेलो एवरीवन। आज हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है। पहला क्वेश्चन ये है। ये एमसीक्यू मिक्स है, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है ये। तो प्रीलिम्स में जितने सब्जेक्ट आते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये एक तरह के मिक्स प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है। तो इस पे ऑप्शन है एक, पहला मौलिक अधिकार, फिर बी मौलिक कर्तव्य, फिर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर डी चुनाव आयोग। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका निर्धारण उसका निर्धारण जो किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में है। हाँ, और भाग 4 में जो आर्टिकल नंबर 40 है, आर्टिकल नंबर 40, उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ग्राम पंचायत भारतीय गांवों में एक स्थानीय स्वशासन निकाय है। इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष या प्रधानी सरपंच करता है। और ये ग्राम पंचायत जो होती है ग्राम प्रशासन, विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करती है। और ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संचालित होती है और 5 साल में चुनाव भी होते हैं। तो आप इसे पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह उल्लिखित है। तो जो मंत्रिमंडल जो शब्द प्रयोग हुआ है संविधान में वो एक ही बार हुआ है और वो कहाँ उल्लिखित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, दूसरा ऑप्शन है बी अनुच्छेद 352, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 79, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 81। हाँ, तो ये एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि का किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जिस अनुच्छेद में हुआ है उसका नाम है आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और 352 जो है एक तरह का राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कहाँ है, आर्टिकल नंबर 352 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी घोषणा केवल कैबिनेट से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ये खास पॉइंट है कि कैबिनेट सिर्फ प्रधानमंत्री की सहमति से नहीं, कैबिनेट से, जो मंत्रिमंडल है उसकी सहमति से, पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से जो लिखित अनुशंसा होगी, लिखित जो जवाब होगा राष्ट्रपति को, उसमें रिटन में वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि आप राष्ट्रीय आपातकाल जारी कीजिए, तभी ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय शामिल है और अनुच्छेद 110 का कोई विषय शामिल नहीं है उसे ऑप्शन ए केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है, ऑप्शन डी संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो कोई कोई ऐसा एक विधेयक जिसमें व्यय तो शामिल है लेकिन उसके जो व्यय की प्रकृति है उस प्रकृति में अनुच्छेद 110 का कोई विषय शामिल नहीं है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं उन्हें वित्तीय विधेयक सेकेंड बोलते हैं। और इसे इन विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन मतलब इसमें एक दो तीन चार मल्टीपल चॉइस है। पहला पहला ऑप्शन है विधान परिषद और राज्यपाल। सेकेंड पॉइंट में विधानसभा और विधान परिषद। थर्ड पॉइंट में विधानसभा और राज्यपाल। चौथा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इनका अस्तित्व है। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में बताया गया है, बोला है। तो अब जो इसमें कहा गया है कि राज्यों की विधायिका, क्वेश्चन क्या है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका में क्या शामिल होता है? एक तो होगी विधानसभा। हर राज्य में एक विधानसभा होना जरूरी ही है। विधानसभा के साथ साथ एक राज्यपाल होना जरूरी है। भले ही वो दो स्टेट का राज्यपाल हो, लेकिन एक राज्यपाल और विधानसभा होना तो जरूरी ही है। तो इसमें विधानसभा किस में है? एक तो टू ऑप्शन में है दूसरे नंबर पे, और एक पे है अ, 3 नंबर पे। और विधानसभा और विधान परिषद, तो दो चीजें राज्यों की विधायिका में होना जरूरी है, एक तो विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन दूसरे ऑप्शन पे राज्यपाल नहीं है, तो ये तो कट हो गया। हाँ, पहला भी कट हो चुका है क्योंकि उसमें विधानसभा नहीं है। अब बचते क्या है, तीन चार। तो विधानसभा और राज्यपाल हो सकते हैं जिसमें विधान परिषद नहीं होगी, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर सही कोड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 हो सकते हैं दोनों, ये दोनों पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो गया सी, जिनमें राज्यों की विधायिका सम्मिलित होती है। चलिए, ये यहाँ पे इसका इसका विवरण दिया है, व्याख्या दी है, एक्सप्लेनेशन, कि कैसे राज्य की विधायिका में विधानसभा और राज्यपाल या अगर विधान परिषद है तो सम्मिलित होते हैं। ये यहाँ पे सब दिया है, आप इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसमें तटस्थता के साथ साथ राजनीतिक जुड़ाव से मुक्त होना चाहिए। तटस्थता के साथ राजनीतिक जुड़ाव है जो उसके पॉलिटिक्स से जो उसका जुड़ाव है वो ना होना चाहिए या मुक्त हो। यह सुझाव, ये किसका सुझाव था? जो सेंटेंस में दिया है कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसमें तटस्थता के साथ साथ राजनीतिक जुड़ाव से मुक्ति होनी चाहिए, ये किसका सुझाव था? ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा राजमन्नार समिति, तीसरा संविधान की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, चौथा सरकारी सरकारी आयोग। तो जो ये सुझाव दिया था कि जिसने भी ये सुझाव जिसने भी दिया है कि जो राज्यपाल है उस राज्य का ना हो और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तटस्थता से मुक्त हो, तो ये सुझाव दिए थे सरकारी आयोग ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। सरकारी आयोग के अनुसार ये रिकमेंडेशन दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये पॉलिटी से है, सॉरी जियोग्राफी से है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो चलिए, सूची 1 दी है। सूची 1 में पहला है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। फिर ए से इन्हें कनेक्ट करना है, भीमा, केन, मंजीरा, सोन। यहाँ पर अब देखिए सूची 1 में दिया है जो नदियां दी हैं वो मुख्य नदियां हैं, और जो सूची 2 में दी हैं जो इस सूची 2 में दी हैं जो वो सहायक नदियां हैं। और सूची 1 की नदियां मुख्य नदियां हैं, तो इन्हें अब एक सही मिलान करना है। तो अब जैसे मिलान करें, अब गंगा किससे मिलेगी? ए का हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन ए का 4 से मिल रहा है और 2 से, तो ए का 4 से, ए को 4 से मिला दीजिए क्योंकि गंगा की सहायक नदी सोन है। ठीक है, 3 ऑप्शन आए, ये बी कट गया। फिर यमुना, अब यमुना चर्चित नदी है, तो यमुना की एक सहायक नदी कौन सी है? केन, तो डी का हो गया 2।
अब डी का टू सिर्फ ए और डी में है तो सी कट गया। हाँ, अब बी का देखिए। गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? इसकी है मंजीरा और कृष्णा की है भीमा। तो बी का हो जाएगा थ्री और सी का हो जाएगा वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक पॉलिटी से क्वेश्चन था। हाँ, और जिसमें एक ही गंगा की सहायक नदी सोन हो गई, गोदावरी की सहायक हो गई मंजीरा, कृष्णा की सहायक हो गई भीमा और यमुना की सहायक हो गई केन। इसका करेक्ट आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? हाँ, ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी व्यास। तो भारत के द्वारा इन नदियों में से किस में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो भारत द्वारा जो सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है वो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है और वो एक रेलवे ब्रिज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है और किस हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल राज्य में चाय के लिए प्रसिद्ध है, बी कर्नाटक में है चाय के लिए, सी आंध्र प्रदेश में है कॉफी के लिए, डी कर्नाटक में है कॉफी के लिए। तो जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, वो कहाँ पे है और किस हेतु प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कॉफी की खेती होती है और तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो गया डी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और किस हेतु प्रसिद्ध है? काफी कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी हुगली। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, हाँ, तो जो गंगा बांग्लादेश में बहती है उसको हम जानते हैं पद्मा नाम से। तो इसका आंसर हो गया बी पद्मा। बी इसका करेक्ट आंसर। पद्मा नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण कौन सी नदी है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी मेघना। तो जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो क्या होती हैं? जो अपने जो उनका जो स्ट्रीम का पथ है, जिस मार्ग पे वो बहती हैं, वो हमेशा अपने मार्ग को मेंटेन रखती हैं, बनाए रखती हैं। हाँ, उसी मार्ग पे हमेशा बहती रहती हैं। अब वो चाहे उच्चावच चाहे या कुछ भी हो, वहाँ पे भौगोलिक परिवर्तन हो, फिर भी वो उसी मार्ग पे हमेशा बहती रहती हैं और उसी मार्ग को मेंटेन करती रहती हैं, काटती हैं। और गहराई ज़्यादा होती है तो उस पे अवसाद भराव करती हैं, लेकिन मार्ग उनका वही रहता है। तो ऐसी नदी का उदाहरण है गंगा नदी। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं, लगभग बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय की हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, काली नदी हो गई, ये एक तरह के पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पूर्ववर्ती नदियों का बिंदुवार सारांश, कि भूवैज्ञानिक परिवर्तन होने के बावजूद भी अपने मार्ग और पैटर्न को बनाए रखती हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती उत्पत्ति का अच्छा उदाहरण है। और जैसे कोलोराडो नदी भी ग्रांड कैनियन बनाती है, वह भी एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और यह एक तरह से पूर्ववर्ती नदियों के बारे में था। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।